अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब ने। और आप सर को सुनते ही रहते हैं मीडिया के ऊपर, और बड़े अच्छे वो एक्सप्लेन करते हैं कोई भी हमारे जो सवाल होते हैं, या जब वो किसी दूसरे शो में जाते हैं तो लोग काफी उनका ओपिनियन को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। आज आपका सबसे जी सर, आज सबसे पहली जैसे हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले भी के प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, उन्होंने इंडियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के पास काफी प्रूफ जमा हो गए हैं, काफी चीजें उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास मौजूद हैं भारत के खिलाफ, जिसमें कि वो ये साबित कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, और वो पाकिस्तान में भी जो टेररिज्म होती है उसमें भी इन्वॉल्व है। तो अब आपको ये भी मालूम है कि अक्टूबर के लास्ट में जो है वो एफएटीएफ की भी जो है वो मीटिंग है, और उसमें पता चलेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाता है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के पास वाकई इतना कुछ होगा कि वो भारत को उसमें ले जा सके, एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में, या उसके खिलाफ बात कर सके? और अपने आप को बचाने के लिए क्या इतना स्ट्रांग है, क्या इतना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि ये तो मतलब एक तरह का गेम चेंजर हो जाएगा ना, कि वो अगर ये साबित कर दें कि टेरर फंडिंग पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत कर रहा था, तो वो तो जैसे कहते हैं ना, टेबल पूरी घूम जाएगी, उधर से हम उधर से निकल आएंगे और भारत फंस जाएगा बकौल हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो एडवाइजर हैं पीएम के, उनके। देखें जी, ये तो जो एडवाइज़र साहब की मंतिक है ना, ये तो मेरी समझ से बाहर है। कि पहली बात ये है कि ये जो एफटीएफ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन है और जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये इंडिया की नहीं है। ना उसमें इंडिया वकील है, ना उसमें इंडिया पार्टी है, बल्कि उसमें एक इंटरनेशनली उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक कंप्लेन है जिसमें बहुत सारे ममालिक और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो शामिल हैं। तो मुख्तलिफ इदारों की इनपुट है। उसके अलावा ये जो फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स है, इसकी तरफ से बाकायदा मुख्तलिफ मेंबर ममालिक की तरफ से इनपुट है कि पाकिस्तान पे ये एतराज़ात हैं। उसमें सबूत या ना सबूत की बात नहीं है, बल्कि उसमें ये प्रैक्टिसेस की बात है कि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस ऑन ग्राउंड्स हैं। और जब तक आप उन प्रैक्टिसेस को किसी लेजिस्लेशन के ज़रिए या वाज़े तौर पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ के ज़रिए उसको रोकते नहीं हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है उसको ये ख़तरा रहेगा कि उसको इंटरनेशनली किसी न किसी उसमें जो है वो कर दिया जाए डिस्क्रेडिट। ये मसला है जिसको बिल्कुल इसी तरीके से समझना चाहिए कि इसका जवाब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क पे इल्ज़ाम लगाएं। आप अगर वहीं जाके उसी फोरम में 10 और मुल्क खड़े कर दें कि ये टेररिज्म कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि आप पे ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि क्या आप की हवाले से जो दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनली जो लूप होल्स रहे हैं पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में और पाकिस्तान के नॉन बैंकिंग मनी रेमिटेंस सिस्टम में, यानी जिसका सबसे बड़ा एक रास्ता जो है वो आपका हुंडी का रास्ता है, जो सबसे बड़ा कि पैसा जो है उसको किस तरीके से लॉन्ड्री की जाती है बाहर के मुल्कों में। कि एक आदमी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और उसको कोई पाकिस्तानी शहरी जाके 10 लाख डॉलर देता है, तो वो उसके मुकाबले में यहाँ पे जो है करेंसी में दूसरे को उसके बराबर दे देता है। ये है असल प्रैक्टिसेस। टेररिस्ट फंडिंग जो है वो बैंकों के थ्रू नहीं होती, ना बैंकों के थ्रू ये इतना कॉमन है। ये तो हमेशा इसी तरीके से होती रही। एक बैंक था जो आपको पता है कि इंग्लैंड में जो बैन हो गया था, इसी वजह से आउट ऑफ बिजनेस हो गया था, कि उसके अकाउंट जो है वो टेररिस्टों ने यूज़ किए थे। पहली बात ये है, टेररिस्ट कभी जो है वो इस तरह के अकाउंट्स यूज़ नहीं करते। अब ये पाकिस्तान को पहली बात ये है कि ऐसे सख्त किस्म के लॉज बनाने पड़ेंगे, और उसमें जो लेजिस्लेशन उन्होंने की जो 25-30 उन पे
चीज़ें थी जो मुख्तलिफ नुक्ते थे, उनमें से कुछ पे उन्होंने किए, कुछ पे वो नहीं कर रहे, चूँकि उसमें पाकिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ये प्रॉब्लम रहा है कि अगरचे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भी गवर्नमेंट की जो है वो किसी चीज़ को ठीक करना चाहे, तो फिर भी वहाँ पे ऐसे खुफिया हाथ होते हैं या ऐसी जो है वो खुफिया किस्म की कुव्वतें हैं जिनके मफादात ऐसे होते हैं कि वो ये काम होने नहीं देते। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप अपने नेक्स्ट इजलास में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो कि इंटरनेशनली आपको दी गई हैं चीज़ें उनको क्लियर करके ले जाएं, आप ये कहेंगे जी हम इंडिया के खिलाफ जो है हमारे पास सबूत आ गए तो हम उसको पेश करते हैं। पहली बात ये है कि दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद दिस इशू। सेकेंडली, इंडिया के खिलाफ आपको क्या प्रूफ मिल गए? इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मसला ये रहा है कि जो प्रूफ वो पेश करते हैं वो क्या करते हैं। प्रूफ ये पेश करते हैं कि जी हमने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने ये तस्लीम कर लिया कि जी वो इंडिया से फाइनेंसिंग लेता था, तो ये हमारे पास प्रूफ है। विच इज़ नॉट ए प्रूफ, आई एम टेलिंग यू। इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक शख्स जो कस्टडी में कोई भी बयान देता है और वो भी इस तरह की खौफनाक किस्म की एजेंसीज की कस्टडी में जो बयान देता है, दैट इज़ नॉट एडमिसेबल इवन इन पाकिस्तानी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं उनको डरा धमका के तो ऐसी इन एडमिसेबल एविडेंस को भी एडमिसेबल बना दिया जाता है, यानी जो नाकाबिल कबूल हैं जजेस के लिए वो भी जजों को बातोरे मजबूरी कबूल करने पड़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी आपके इस तरह के जो बयानात आपकी कस्टडी में लोगों ने दिए हैं वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर वो तस्लीम भी कर ले, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप देखें पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान बचा हो जिस पे ये इल्ज़ाम न लगा हो कि इसको इंडिया फाइनेंसिंग करती है और ये इंडिया का एजेंट है। इसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स किस्म के पॉलिटिशियंस आपके रहे हैं कि अगर आप उस हिस्ट्री में जाएं तो एक तो ये इररिलेवेंट हो जाएगी, दूसरा बहुत पुरानी बातें निकल के आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। मसलन एक जो है आपके खैर साहब थे, चूँकि पंजाब के लोगों पे ये इल्ज़ाम कम लगता है, ये ज़्यादातर सिंधियों बलोचों और पख्तूनों पे ही लगाए जाते थे, लेकिन पंजाब में गुलाम मुस्तफ़ा खैर थे जिनको शेर पंजाब भी कहते थे। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में जब वो भाग के इंग्लैंड में चले गए थे तो उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि जी वहाँ वो गए हैं राह को मिलने के लिए, और राह का एक ऑफिसर जो है वो लंदन में आके उसने मुस्तफ़ा साहब से मुलाकात की, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे फाइनेंसिंग भी ली और टेररिज्म की मदद भी ली। और उस ज़माने में ये जो इंटरनेशनल एक टेररिज्म मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे काबुल में कुछ लोग बैठे थे या शाम में या इधर उधर, उनको आपस में जोड़ के तो उन्होंने मुस्तफ़ा खैर को एक बाकायदा गद्दार करार दे दिया था, जो बाद में आपको पता है कि दोबारा पॉलिटिक्स में इन हुए और पॉलिटिशियन भी बने, मिनिस्टर, ये जो चीफ मिनिस्टर और इस तरह के बड़े बड़े ओहदे उनके पास आए। ये अगर मैं आपको लेके पीछे जाऊं तो ये हुसैन शाहिद सोहरावर्दी तक जाती है बात। उन पे भी ये इल्ज़ाम था कि वो जो है इंडिया के एजेंट हैं और इंडिया की इमा पे जो है वो कलकत्ता में गए वापस, जो जाके वो 3 महीने रहे थे, वहां से लेके आगे आते जाएं बेनज़ीर भुट्टो से लेके, तो ये प्रूफ क्या होते हैं कि ये उनके अकाउंट्स में तो पैसे नहीं जाते ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक गवाह ले आते हैं कि जी इसकी मौजूदगी में हमने देखा कि एक पूरा असरार किस्म का शख्स ब्रीफ केस लेके तो आया था और मुस्तफ़ा खैर साहब को लंदन में मिला था, दैट्स नॉट ए प्रूफ। इसी तरह के प्रूफ जो हैं वो देखें, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई है, कराची में आपने देखा है कि जो वाकया हुआ उसमें इन्होंने पहले दिन ही ये स्टेटमेंट दे दी थी, वो जो नेवी के हेडक्वार्टर्स थे या उनका इम्पोर्टेंट जगह थी उस पर जो अटैक हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि इसके पीछे इंडियन फाइनेंसिंग है और हमारे पास प्रूफ आ गए हैं। उस बात को अब कम से कम 5 साल हो गए हैं, तो अगर आपके पास प्रूफ आ गए थे तो वो प्रूफ किधर गए? एक तो आपने इंडिया के सामने पेश किए जब इंडिया ने उनको चैलेंज किया, वजारत खारजा को बुला के दिए कि ये देखें जी हमारे पास प्रूफ हैं, तो जाहिर है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होते नहीं, कोई जो है वो लिखी हुई चीज या कोई वीडियो टेप या ऐसी चीज नहीं, बल्कि आप बंदे को डरा धमका के तो उसको कन्फेशन पे मजबूर करते हैं, विच इज नॉट ए प्रूफ। उसके बाद आप बलूचिस्तान में देख लें, बलूचिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से ये खेल खेला जा रहा है।
कभी कहा जा रहा है जी कि बलोचों में जो अनरेस्ट है और ये जो कुछ हो रहा है, कभी कहा जा रहा है जी अफगानिस्तान की उसमें फाइनेंसिंग है, कभी कहा जा रहा है इंडिया की फाइनेंसिंग है, और दोनों मुल्कों की बार बार इसरार के बावजूद आज तक एक भी चीज़ कहीं पेश नहीं की गई। ये मैं आपको बता दूं। और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है ना कि जब आपने किसी को डिस्क्रेडिट करना होता है, अब ये प्रूफ आ गए इनके पास, ये अब इसको अगले मरहले पे किसी पॉलिटिशियन को या किसी डिसेंट वॉइस को जो है डिस्क्रेडिट करने के लिए उसको यूज करेंगे। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में, और ज़्यादातर ये स्टोरी पख्तूनों या बलोचों की है, कि जब खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो हैं वो भाग के काबुल चले गए थे, तो वहाँ बैठे रहे, वो जिला वतनी गुजार रहे थे, तो इधर जो उनके पैरोकार हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको जेलों में डाला गया। तो उन पे इल्ज़ाम यही था कि इनके पीछे जो है वो इंडिया की फाइनेंसिंग है, जो बाद में एक बहुत बड़ा केस बना, कोर्ट में गया, लेकिन आज तक किसी कोर्ट में, यानी हैदराबाद ट्राइब्यूनल का केस देख लें, जब नेशनल अवामी पार्टी को इसी चार्ज के तहत बैन कर दिया गया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने उसको इलीगल करार दिया था कि ये इंडिया से फाइनेंसिंग लेती है। हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना, वहां पे जो है वो 4 साल तक केस बनता रहा। पाकिस्तान का हर काबिल जिक्र सियासी लीडर इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो वहां जाके पेश हुई, लेकिन एक भी दफा किसी ने ये नहीं पेश किया कि हमारे पास ये प्रूफ है जी कि इन्होंने इंडिया से पैसे लिए या कोई इस तरह की चीज है। तो इस सारी हिस्ट्री को अगर आप सामने रखें तो हमारे हुक्मरान तबका जब बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं अपनी नाअहली की वजह से, सबसे पहले इनकम्पिटेंसी, सेकेंडली विशफुल थिंकिंग की वजह से कि चूंकि हम फंसे हुए हैं तो काश के इंडिया भी फंस जाए, यानी इस हमाम में सब नंगे हैं। दहशतगर्द हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। कैन यू टेल मी कि दैट कुड बी ए लेजिटिमेट काइंड ऑफ एक्सक्यूज कि मुझ पे इल्ज़ाम लगे कि मैंने कोई जुर्म किया हुआ है, तो मैं कहूँ कि ठीक है जी मैंने तो किया, लेकिन वो मेरे साथ वाले जो दूसरे लॉयर हैं नेक्स्ट डोर, उन्होंने भी तो यही किया। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि मुझे अपना जो है डिफेंस वो अपने उस पर खड़ा करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये रवायती किस्म का एक झूठ है, और अगर सच है भी तो सिर्फ इतना है कि किसी बंदे को जो अंडर कस्टडी है उसको उसके बयानात होंगे, तो वो मैंने बता दिया कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये लोगों को धोखे में डालने वाली बात है, अपने ऊपर से प्रेशर उठाने। मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाअहलियाँ हैं उनमें से एक बड़ी नाअहली ये भी है कि बजाय इसके कि वो कानून साजी करें, वो ऐसे आई बाई शाई करके वक्त गुजार रहे। तो सर इसी तरह से, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले एक टीवी शो में गई थी यहाँ पर एज ए गेस्ट, तो वो यही बात कर रहे थे, वो एंकर भी, उन्होंने यही टॉपिक रखा हुआ था कि जी हमारे पास तो बहुत जो है वो प्रूफ्स आ गए हैं और हम इंडिया को जो है वो बता सकते हैं कि वो जो है फाइनेंस कर रहा है, टेररिज्म को फाइनेंस असल में इंडिया कर रहा है। और यहाँ तक बात हुई कि उन्होंने कहा कि जो वहां पे रिपब्लिक टीवी पे एक एंकर आते हैं जो गौरव आर्या, तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर अपने वीडियोस में कहते रहते हैं कि जी बलूचिस्तान में घुस जाओ, तो शिया सुन्नी फसाद में भी उनका नाम था कि उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात उन्होंने की अपनी वीडियोस में। तो कहते हैं जी उनको भी हम चाह रहे हैं कि हम उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए, मतलब वीडियो के ऊपर टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए। तो सर आपको लगता है कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं वो वाकई में इनके पास अगर है तो ये दिखाएं। और मैंने तो उनको यही कहा था कि अगर आप वाकई समझते हैं आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप दे दें। तो लेकिन सर अगर सिर्फ ये बोलने के ऊपर कि हम बलूचिस्तान को आजाद करा देंगे या हम शिया सुन्नी फसाद हो जाने चाहिए या कोई भी इस तरह की बात करने से अगर कोई टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो फिर तो शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि वहां पे बम फेंक देने चाहिए और इस तरह के जो सिर्फ हिंदुओं को मारे, नॉन मुस्लिम्स को मारे, मुस्लिम्स को छोड़ दें। और इसी तरह के कई जैसे कहना चाहिए कि नॉन सीरियस किस्म के, मिच्योर किस्म के स्टेटमेंट्स यहाँ से बहुत दफा इवन प्राइम मिनिस्टर भी समटाइम दे देते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स भी। तो इस तरह की बात के ऊपर, सिर्फ वीडियोस के ऊपर क्या केस बनता है? क्या कोई इस तरह से टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकता है? नहीं, लीगली स्पीकिंग तो देखें, अगर एक एंकर पर्सन है या कोई राइटर है या कोई पॉलिटिशियन है जो कि गवर्नमेंट में नहीं है,
तो वो जो बात कर रहे होते हैं वो उसकी बुनियाद पे आप उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उसमें आती है, अनलेस के कोई ये प्रीचिंग कर रहा हो कि टेररिज्म करना अच्छी बात है। तो वो एक बिल्कुल क्लियर किस्म का केस होता है कि आप एक मीडिया पे बैठ के तो इसको प्रीच कर रहे हैं, तो वो तो सामने कानून है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि उसमें आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, परसिक्यूट कर सकते हैं, जो भी आपने करना होता है। लेकिन अदरवाइज ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जहाँ तक ये धमकियां हैं, देखें जो शेख रशीद साहब की मसलन धमकी है, अगर एज ए प्राइवेट पर्सन वो कह रहे हैं, तो ये पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते रहते हैं, उसको वो केस बनाना बिल्ड अप करना कोर्ट ऑफ लॉ में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एज ए मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट अगर वो ये कहते हैं कि हम जो है वो कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे, देखें वो जब बम की बात आती है ना, तो वो एक रियासती सतह का इशू होता है। जाहिर है बम कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो नहीं मार सकता। तो इसको देखना चाहिए गौर से कि दहशतगर्दी इज ऑलवेज ए प्राइवेट थिंग, आइदर ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पर्सन। तो वो अगर ऐसी बात करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं कि मसलन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जी हम इंडिया पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, जो कि बहुत सारे हुक्मरानों ने कहा, विच इंक्लूड्स शेख रशीद, जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट के जब हैं, आप मिनिस्टर हैं, तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो एक गवर्नमेंट की धमकी है, उसके अलग जाविये हैं, उससे उनको देखना होता है कि आप इंटरनेशनल ओपिनियन उनके खिलाफ डेवलप कर सकते हैं और वो एज ए प्रूफ पेश कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियर की यूज़ की धमकियां दे रहे हैं। अदरवाइज ये एक तरह की जंगी सिचुएशन होती है, तो उसमें आप किसी को जाहिर है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना वो नहीं कर सकते। रहा सवाल वो जो टीवी एंकर साहब हैं, तो ये उनकी एक ओपिनियन है, तो इस ओपिनियन के बुनियाद पे मैं नहीं समझता कि उनको आप किस तरीके से जो है वो दहशतगर्द करार दे सकते हैं। ऐसी बात कोई नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में जो ओपिनियन दी जाती है, ये कोई हर बार जो है वो सोची समझी नहीं होती, बल्कि बहुत दफ़ा पब्लिक कंजम्पशन के लिए बड़कबाजी की जाती है ताकि लोगों की तवज्जो जो है ना अपनी नाकामियों से हटाई जाए। असल मसला ये है। सही, बिल्कुल। सर एक सेकंड को रुकिएगा, मैं जरा से इसकी वॉइस को। अच्छा सर, इसमें एक चीज और है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है कि अभी तक इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, वो 2 साल में मेरे पास जो फिगर है वो ये कि 14,000 अरब रुपए जो है उसका इजाफी कर्जा ले चुकी है। लोन जो है वो 14,000 अरब का लोन अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 2 साल में उठाया है। पाकिस्तान के साथ बज़ाहिर सिवाय चाइना के अलावा कोई भी नहीं नजर आता कि जो अपने सी पैक की वजह से साथ खड़ा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें ना मतलब ना इस्लामिक कंट्री साथ दे रही हैं, ना यूरोपियन साथ दे रहे हैं, ना अमेरिका साथ कोई खास खड़ा हुआ है, सिर्फ चाइना के ऊपर जो है वो इतनी बढ़के मारना कि जी हम तो ये कर देंगे और हम तो वो कर देंगे। और मुल्क में ये हाल है कि सर हर चीज जो है बेतहाशा महंगी हुई हुई है। आम आदमी जो है वो तो जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए तो मुश्किल हो गया है कि वो अपना यूटिलिटी बिल्स कैसे दे, और खाने की चीजें जो है जितनी भी है, चाहे आटा हो, चावल हो, दालें हो, हर चीज की कीमत कहीं से कहीं है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो अपनी टाइगर फोर्स, जो सो कॉल्ड टाइगर फोर्स उन्होंने बनाई है, उससे कहेंगे कि वो पता करे। मतलब ये जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, ये किस लिए बैठी हुई है, इनके मिनिस्टर्स को कुछ नहीं पता। ये इन्होंने जो एक वैसे ही पैसे देके हायर किए हुए हैं बेकार लोग जो मतलब जॉबलेस है या कुछ इस तरह के, उनको इन्होंने टाइगर फोर्स का नाम दिया है, उनसे ये कहेंगे कि वो पता करें। नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपने ये टाइगर फोर्सेस और इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये सारे काम करने हैं, तो फिर गवर्नमेंट में आने की ज़रूरत क्या थी? बेसिकली जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने सारे मामलात को अपनी सतह पे उसको देखते हैं और उसके लिए जवाबदेह होते हैं। ये इमरान खान साहब की मसला ये है कि वो अभी तक वही अपनी जो उनके एनजीआरटिक पॉलिटिक्स है उसके ट्रांस से जो है वो अभी तक नहीं निकल सके हैं।
और अभी तक उन्होंने एज ए गवर्नमेंट जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो हर चीज़ के बारे में, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसमें बार बार हर चीज़ पे जो है वो इंडिया के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि जी अगर हम पे दहशत गर्दी या मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है तो इंडिया पे भी हम कर देंगे जी। बात यह है कि आपने कभी कोई अच्छी चीज़ भी इंडिया के साथ कंपेयर की? लेट मी से, जैसे कि आपने ये अभी कहा कि जी महंगाई इतनी हो गई है, तो अब ये महंगाई कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है, ये महंगाई ही असल चीज़ है जो करोड़ों लोगों को जो है वो मुतासर करती है। चूँकि गवर्नमेंटों का काम जो होता है ना, वो सिर्फ इंटरनेशनल बड़कबाजी नहीं होता है, बल्कि मुल्क के अंदर लोगों के हालात ज़िंदगी बदलने के हवाले से भी उनकी जो है पहली और बेसिक जिम्मेदारी यही होती है। क्या आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया में ये कंपैरिजन देखा है कि पाकिस्तान में जो है वो आटे की बोरी कितने की मिलती है और इंडिया में कितने की मिलती है और बांग्लादेश में कितने की मिलती है? लेट्स से कि आपने करीब करीब के ममालिक जो है उनके साथ आप कंपेयर करें, उसमें आप करेंसी का जो है वो डिफरेंस भी देखें। पहला तो सवाल ये उठाएं कि जब इंडिया पाकिस्तान की करेंसी एक थी शुरू में, उसकी वैल्यू एक थी और कई सालों तक जो है वो एक रही है, तो उसमें ये जो एक और दो का डिफरेंस आया है, इसकी कभी आपने कंपैरिजन करके करने की कोशिश की कि हमारी करेंसी जो है वो इतनी कम है और उनकी इतनी ज़्यादा है, ये कैसे हो गई? ये आटा, ये चीनी, ये दालें, प्याज, ये सारी चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरियात में सबसे अहम तीन चीज़ें हैं पाकिस्तान के करोड़ों करीब लोगों के लिए, इसको आपने कभी जो है वो कंपेयर करने की कोशिश नहीं की। और आप ऐसी चीज़ें कंपेयर करते हैं, और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर नताज यही निकलेंगे कि जैसे आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है, और उस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बावजूद जो है जो उसकी इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस आप कंपेयर नहीं करते। इसी तरह आप इसको भी कंपेयर करेंगे लेकिन उसके इम्प्लीकेशन आप कंपेयर नहीं करेंगे। ये जो आपने कर्जे की बात की, जाहिर है कि पाकिस्तान का जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पाकिस्तान का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है गुज़श्ता कई सालों से वो कर्जा है या फॉरेन एड रही है। पहले जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे टोटल डिपेंडेंस की जो एक रवायत रही है, उसमें तो फॉरेन एड मेन जो है आपका सोर्स रहा है। टैक्स वहाँ पे कभी किसी ने लगाने की ना कोशिश की, ना टैक्स कोई देता है, चूँकि वहाँ पे मरात याफ्ता तबका जो प्रिविलेज क्लास है और उसी ने टैक्स देने होते हैं, और वही मुल्क लूटने के अमल में मुख्तलिफ तरीक़ों से वह शरीक रहा है। वह उसमें मार्शल लॉज रहे हों, मिलिट्री जनरल्स रहे हों जिनकी कहानियाँ जो हैं वो अब आपके सामने आ रही हैं, या लूट खसूट का एक पूरा एक प्रोसेस रहा हो जिसमें कि जाहिर है कि किसी ने ये तवज्जो दी नहीं है कि इस मुल्क की जो करेंसी डी वैल्यू हो रही है, इसमें जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इसके ऊपर जो दिन रात कर्जों में हम डूब रहे हैं, इसका इलाज क्या है। और इसका एक इलाज लेके बहुत ही मैजिकल किस्म का आए थे जनाब इमरान खान साहब, उनका तो सारा एजेंडा यही था। तो जब आप ये एजेंडा लेके आते हैं कि हम आते ही पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो कोई ऐसे तरीके से हल कर देंगे, लोगों से पैसे जमा करेंगे, ये है क्या चीज़ जनाब कि हम इतने फंड रेज कर देंगे कि हम सारे कर्जा फ्री हो जाएगा, तो आपने आके अपनी तमाम जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा कर्जा जो है वो उस मुल्क पे चढ़ा लिया। आपका एजेंडा ये था कि जी इस मुल्क में हर शख्स को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात मिलेंगी, मकानात होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ज़ा में कहीं तहलील हो गई। तो अब रह गया ले दे के मसला चीन पे डिपेंड करने का, जो आपने क्वेश्चन उठाया है। देखें अब पाकिस्तान किस पे डिपेंड करे। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए हैं, बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जवाब दिया है कि आपकी ये जो हरकत व सकनात हैं गुज़श्ता 2 साल से हम देख रहे हैं, इनकी मौजूदगी में जो है वो हम आपके साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान जो है वो ये समझ रहा था, देखें स्मार्ट बनने का मतलब ये होता है ना, जो आपके पॉलिसी साज हैं पहले अपना वेट देखना चाहिए। वो ये समझ रहे थे कि जी हम सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुक रख सकते हैं, यानी ताल्लुक से मुराद ये है कि हमारा ताल्लुक तो चूंकि बराबरी की बुनियाद पे नहीं है, ताल्लुक रखने का मतलब ये है कि सऊदी अरब या हमारी इमदाद करे या डेफरल पेमेंट्स पे
तेल दे या फिर जो है हमें कर्जे दे, यही ताल्लुक है। ताल्लुक की नौयत भी तो देखनी चाहिए। तो हम ये ताल्लुक भी रखेंगे, लेकिन साथ में ईरान से ताल्लुक भी रखेंगे। अब ये ताल्लुक तब बनते हैं, ये ऐसे मुल्क करते हैं जिनके इक्वल किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, मुल्कों पे उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, उनके अपने जो है वो जराए होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम आपकी लड़ाई में ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप हमारे साथ अगर ताल्लुक रखना चाहते हैं तो हम दूसरों के साथ भी इसी तरह का ताल्लुक रखने का इख्तियार रखते हैं। तो दैट मीन्स कि आप एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, रिलायबल कंट्री। जब आपने कंट्री का ये हाल कर दिया है कि आप मांगे तांगे पे जिंदा हैं, आपने जो है अगली किस्त लेनी होती है तो आईएमएफ को देनी होती है, आपने जब आईएमएफ की इस तरह की उसमें चला जाना है तो आप महंगाई को कंट्रोल करने का आपके पास इख्तियार ही नहीं है, चूंकि ये शराइत आप पहले मान के करते हैं। तो ये इसको मैं फेलियर नहीं कहता, फेलियर इज ए स्मॉल वर्ड। पहले तो बहस ये चलती थी ना कि जी पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है या सक्सेसफुल। मैं समझता हूँ कि फेलियर इज ए स्मॉल वर्ड। इसके लिए आप कैटास्ट्रोफिक, ये जो कुछ अमल पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है ये कैटास्ट्रोफिक है, इसमें फेलियर की बात नहीं है, ये इससे कहीं अगला स्टेज है। तो इस स्टेज पे आके तो अब हुक्मरान तबकात या उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह के जाली किस्म के बयानात, फेक किस्म की न्यूज़, फेक होप्स, अवाम के अंदर फेक होप्स भी क्रिएट करना जो है ये एक कैटास्ट्रोफिक बात होती है, जिसके बाद में जो है वो नताइज निकलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो इनके मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन जो है वो उससे कामयाबी और उससे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, इसलिए वो तरह तरह की जो है वो मिल मिल के जो है इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे नाकाम तरीन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। चूंकि किसी मिनिस्टर या लीडर की टेस्ट जो उसका होता है ना, वो होता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, टू रेज फ्रॉम दोज क्राइसिस और अपनी लीडरशिप शो करना। ही फेल टू डू सो। जो एक दो इश्यूज आए, सबसे बड़ा इश्यू जो है ये फाइनेंशियल जो एफटीएफ का इशू था इंटरनेशनली, उसमें आप देखें कि पहले वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और आखिर में जाके उन्होंने टोटल सरेंडर किया, और सारी शराइत जो है ये बाहर कह के आए हुए हैं कि हमने इस पे अमल करना है। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते हैं कि नहीं जी हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा इनका टेस्टिंग टाइम था जब कश्मीर लास्ट ईयर जो है 5 अगस्त 2019 में मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की स्टेट ख़त्म करके तो उसको यूनियन टेरिटोरीज में तब्दील किया। अब ये डिसीजन सही है या गलत है उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे बात करेंगे हम, और होनी भी चाहिए, उसके अलग मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। लेकिन विद द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, ये पाकिस्तान की 70 साल जो बड़कबाजी थी, तजादात थे, कॉन्ट्राडिक्शंस थे, मुनाफकतें थी, उन सब के मुंह पे एक तमाचा था। चूंकि अवाम को 24 आवर्स नॉन स्टॉप ये बताया जा रहा था कि जी ये कश्मीर जो है ये लेने के लिए ही तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये हमारी मर्जी के बगैर इंडिया ना यहाँ ये कर सकता है ना वो कर सकता है, वो ह्यूमन राइट्स हो जाएंगे, रिबेलियन हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी पता नहीं क्या कर देगी, ये स्टोरीज थी। और ये स्टोरीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि इसकी वजह से एक पूरा माइंडसेट उन्होंने डेवलप किया हुआ था। जब आप एक सेल्फ डिसेप्शन पे मबनी रायनामा क्रिएट कर देते हैं कि नहीं जी इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता, तो दैट वाज ए शॉकिंग, वो जो होते हैं ना जलजले के झटके, वो लगे इनको। और इसके जवाब में मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे ये थे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के, इनके बयानात में इतना बड़ा तजाद के पहले जाके इन्होंने मुजफ्फराबाद में कहा जी के बाहर कोई हमारी कोई एक मुल्क भी हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके अपने अल्फाज है ना, आप लोग जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो वीडियो निकाल निकाल के इनको दिखाएं कि जब इनको इन्होंने कहा कि बाहर कोई हमारी राह नहीं देख रहा है कि आप इस मामले में गलतफहमी में मुबतला ना रहें। आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने 6 महीने का टाइम दिया कश्मीरियों को कि आप मुझे 6 महीने दें, 6 महीने के बाद अगर कुछ नहीं होता तो मैं आपके साथ मार्च करूंगा। ये उसके अल्फाज थे कि मैं भी आपके साथ शामिल होके तो हम जाएंगे जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। ये झूठ, मुनाफकत
और गलत बयानी, मिस रिप्रेजेंटेशन का इंतहा है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदार किस्म की शख्सियात जो हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियासतें जो हैं वो इस तरह झूठ नहीं बोल सकती अवाम के साथ, उनको इस तरह धोखे में नहीं रख सकती। इनको चाहिए था कि वो उसी वक्त क्लियरली बताते कि हमारी ये कैपेसिटी है। और एक तरफ जब आप कहते हैं कि जनाब अगर आपने कुछ किया तो हिंदुस्तान हमें निगल लेगा, यही था ना जिस तरह वो डरे हुए थे। और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से ये कहा कि अगर कोई ऐसा काम हो गया तो हिंदुस्तान बहाना बना के तो हमारी अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह पब्लिकली एक्सेप्ट किया हो कि कश्मीर की वजह से हमारी अपनी सिक्योरिटी खतरे में है। हालांकि लेट मी टेल यू द ट्रूथ कि पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी का जो आज पाँच है और ये सारा कॉन्सेप्ट है राइट फ्रॉम 1947, ये फेक है। और ये बेस्ड करता था मसला कश्मीर पे, जो कि यही कहा जा रहा था कि हमने कश्मीर लेना है या कश्मीर को डिफेंड करना है। तो जब वो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकली, अब वो गलत काम था या सही था, लेकिन मोदी साहब ने जो काम किया उसकी वजह से पाकिस्तान की 70 साल पॉलिसी जो है वो टोटली एक्सपोज हो गई कि ये फेक पॉलिसी है और इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेबुनियाद अनरियलिस्टिक किस्म के एलिमेंट्स पे खड़ी है। ये आपने किसी मुल्क के खिलाफ जब या तो लड़ना होता है या नहीं लड़ना होता, ये दरमियान में चीज़ें नहीं हैं। या आप अपनी पॉलिसी में देखें भाई कि हमने दोस्ती करनी है या दुश्मनी, और अगर दोस्ती लेकिन नहीं करनी। जी जी जी, आप कंप्लीट कर लें सर। जी, सिर्फ दुश्मनी करनी है तो फिर आपने मसल्स देखा है ना जी कि हमने दुश्मनी करनी है तो हमारे खजाने में इतने पैसे हैं या हमारा जो असला खाना है वो भरा हुआ है और हम आखिर दम तक लड़ सकते हैं। इस तरह तो ये बढ़ के हमने कहीं सुनी है कि जी 1000 साल तक लड़ेंगे, दूसरे दिन हमें पता चला कि आपने हथियार फेंके हुए हैं। तो ये जो डिसेप्शन का अनलिमिटेड जो है ना एक प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। लेकिन सर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक दो दिन पहले कहा कि चाइना से, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि चाइना को मदद करनी चाहिए कि 370 को दोबारा उसी उसी जगह लेके जाने की, जम्मू कश्मीर को जहां पहले था, उसका जो स्टेटस पहले था। तो उसके ऊपर खैर इंडिया में बहुत शोर मचा हुआ है और सब उन्हें गद्दार कह रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि ये दोबारा से हो सकता है 370 दोबारा लगा दी जाए? देखें जी, पहली बात यह है कि मैं, आपको पता ही है और हमारे सामीन को पता है कि हम ये गद्दारी के इल्ज़ामात और ये लोगों पे इस तरह को उनको टैग करना कि ये गद्दार है और ये मुहब्बे वतन है, ये हुक्मरान तबकात का काम नहीं है जैसा कि हम कहते आए हैं। लेकिन दुनिया भर की डेफिनेशन में जब आप अपने मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात में किसी बैरूनी कुव्वत को दावत देते हैं तो इस लफ्ज़ की हर डेफिनेशन के मुताबिक आप गद्दारी के इल्ज़ाम के हकदार बन जाते हैं। मैं मसलन आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो मैं अगर कहूँ कि जी मेरा मसला हल करने के लिए चीन आज़ाद कश्मीर में कोई मदाखलत करे, तो ये एक गैर मुल्की कुव्वत को अपने मामलात में मदाखलत की एक इन्विटेशन है, जो कि बहरहाल मुबे वतनी नहीं है। चूँकि आप अपने अवाम की जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ आप एक तीसरी कुव्वत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आपके पास क्या सबूत है कि वो जो तीसरी कुव्वत जो है वो आपके मसले हल करेगी, जिसके पास ऑलरेडी 37,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इलाका है, रकबा है उसी रियासत का। अब इस पे मुझे बड़ी हैरत होती है जब कश्मीरी लीडर जो हैं वो किसी बैरूनी कुव्वत को, पहले तो जो है देखें वहाँ एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो हर सांस लेने के बाद जो है वो अमेरिका को दावत देती थी कि जी, और उन्होंने ये होप वहाँ पे पिन की हुई थी कि जी अमेरिका जो है वो हमें आज़ाद कराएगा। तो देखते ही देखते जब ये वाकया हुआ अगस्त 2019 का, तो उनके शाख के, मैंने कहा कि कोई एक वजह नहीं थी, उसके पीछे हज़ारों किस्म की जो है वो शाख थे, जिनमें से एक ये भी था कि अमेरिका ने तो इस पे कुछ कहने के बजाय हिंदुस्तान के इस अमल को दूसरे तरीके से आप समझ लें कि उसको एक्सेप्ट किया। अब ये कहना कि जी चीन 370 कैसे ख़त्म कराएगा, चीन का इसमें रोल क्या है कि जो 370 का मसला था ये कश्मीरी और हिंदुस्तानी के दरमियान एक समझ लें कि एक मायदा था।
उस मायदे में अगर अब तब्दीली हुई है तो आप सबसे पहले तो अपने अवाम से मैंडेट लेना जी कि आप अपने अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आप हुकूमत हिंदुस्तान से बात करें या उसके खिलाफ एजिटेशन करें या उसको टेबल पे लाएं या असम्बली में जाएं, जैसे भी है। लेकिन मेरी राय यह है कि इसका हल एक ही है। इसका हल ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ के अवाम का मैंडेट लेके तो असम्बलियों के अंदर जाएं और असम्बली में ये फाइट करें। अगर उनको 370 चाहिए या 371 चाहिए या इससे भी बड़ा कोई इख्तियार चाहिए या इससे भी कम इख्तियार चाहिए, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों का हक है। ना ये चीन का हक है, ना किसी और बैरूनी कुव्वत का हक है। सर लास्ट में मैं आपसे आखिरी सवाल यही करूंगी कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कल ही की बात है, जो आसिम बाजवा साहब है, जनरल आसिम बाजवा ने रेजिग्नेशन दिया था कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर को, जो कल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो लेकिन सी पैक के साथ वो आज भी है, सी पैक के साथ उस प्रोजेक्ट में वो आज भी जुड़े। में आपको लगता है कि किसी आदमी पे, चाहे वो किसी भी इदारे का हो, चाहे वो पुराना फौजी ही क्यों ना सही, लेकिन बेशक वो आर्मी के साथ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के करप्शन केसेस हो या करप्शन के एलिगेशंस हो, तो क्या इस तरह से किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहना ठीक है क्या? और दूसरा ये कि इनको कोई अदालत नोटिस नहीं दे रही, इनको नैब नहीं बुला रही, वरना नैब तो हर किसी को बुला लेती है। नहीं, पहली बात यह है कि ये बात अब सच साबित हो गई है कि जो अहमद नूरानी साहब ने जो इन पे एलिगेशंस लगाए थे वो दुरुस्त थे, और अगर वो एलिगेशन दुरुस्त नहीं थे तो फिर मुस्तफ़ी होने का कोई जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बिलाखिर ये माना, और मान उसी लिए उसी वक्त जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि ये लोग फिर ये बातें मानने में बहुत ज़्यादा जो है वो पहले कोशिश करते हैं कि ना माननी पड़े, और जब मजबूरन जो होता है वो उसको मानना पड़ता है। तो ये इल्ज़ाम अब दुरुस्त साबित हुए, और ये पहले दिन से पाकिस्तान का जो ऑनेस्ट एक इंटेलेक्चुअल्स हैं या साफ़ी है या दानश्वर है, ये मुतालबा कर रहा है कि ये आपके पास क्या सबूत था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो दुरुस्त थे। जाहिर है कि ये सबूत पहले तो नहीं होता ना, ये इल्ज़ाम लगने के बाद अदालतों में जाते हैं, अदालतों में सबूत पेश होते हैं, तो फिर पता चलता है कि दुरुस्त है या गलत है। लेकिन आपने उस वक्त का इंतज़ार नहीं किया। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर रहा और मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी का चेयरमैन या सदर रहा, उसको आपने फौरन जो है वो गोया कि बिल्कुल ये सब उसने किया हुआ है, उसको आपने लातेरना शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस जो है क्या है, अगर आप ये नहीं कर सकते किसी पावरफुल लॉबी के खिलाफ, तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि उसको मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द करें। यानी दुनिया में अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो ये केस सबसे पहले जो है नैब के सुपुर्द होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाता या उनकी रेपुटेशन जो है उसको ख़राब किया जाता। मैं कहता हूँ इसको एक नॉर्मल ड्यू प्रोसेस में, जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारा जिसने इतने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं गुज़श्ता 20 सालों में। आपने देखा है एक केस कल निकला है परसों, जिसमें एक शख्स को 20 साल से उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन में रखा हुआ है। 20 साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये मजाक है। तो उसमें आपके एक इतने नुमाया आदमी के पास, जिसके पास गवर्नमेंट का ओहदा भी है और ट्रस्ट का जिसके अंदर फाइनेंस इस्तेमाल है मुलवस है, उसका सबसे बड़ा ओहदा है इस वक्त सी पैक। बाकी तो सब वहाँ पे ऑलमोस्ट दिवालिया किस्म के महकमे खसारे में चलते हैं और कर्जों पे चलते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा फाइनेंशियली डिस्कसेबल अगर कोई चीज़ है तो सी पैक है। उसका हेड आपने जो बनाया हुआ है, उसकी पूरी दुनिया में जो है वो जायदादें निकली हैं जिनकी कोई क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन उन्होंने पेश नहीं की। और आप ये तक नहीं कर सकते कि उसको आप नैब या किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हवाले करें कि भाई आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट तो करें। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने अगर दिया तो उनके जनरल साहब के जहन में ये हुआ होगा ना कि मेरी वजह से प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन खराब हो रही है या मेरे इस ओहदे की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। तो व्हाट अबाउट रेपुटेशन ऑन सी पैक, जो कि सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया तो आप अपने पास रखेंगे रखेंगे, लेकिन बाकी ओहदों से आप इस्तीफे दे देंगे चूंकि अवाम ने शोर डाला हुआ है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं
कानून जब दो लोगों के लिए एक होता है तो दो पे जो सेम किस्म का प्रोसेस भी आपको करना पड़ता है। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि ये चूंकि हमारा सियासी मुखालफ है तो इसको तो नैब रगड़े दे, और ये चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नजर है तो इसलिए नैब इसकी तरफ हटके नहीं देख सकती। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास दो कानून है, एक के लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है, जो ज्यादा देर नहीं चलते। यही वो सिचुएशन होती है जिसको आगे चल के तो डिजास्टर, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कैटास्ट्रोफिक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस की आपको तवक्को रखनी चाहिए। जो नहीं रखता है वो बेवकूफ है। तो सर अगर ये नहीं हटेंगे उससे, अगर ये सी पैक नहीं छोड़ेंगे, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे इनसे कहा जाए कि जी आप जब तक आपके ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, जो आप पे एलिगेशंस हैं जो कि क्लियर होती हुई मुझे तो नजर नहीं आती, वो तो क्योंकि ऑलरेडी जैसे कहना चाहिए काफी हद तक क्लियर है कि ये सब है इनके पास और इन्होंने ये जायदादें बनाई हैं, तो कोई और तरीका जिससे कि इनको सी पैक से हटाया जा सके? देखें, और दूसरा तरीका तो जजेस है ना जी। जजेस जो होते हैं, जस्टिस सिस्टम जो है वो इसीलिए हम जजेस को पे करते हैं कि जजेस गैर जानबदार लोग होते हैं, और वो इस तरह के मौके पे जहाँ पे इख्तलाफ राय हो कि जी एक शख्स कहता है मैं दुरुस्त हूँ, दूसरा कहता है तुम गलत हो, तो उनको फिर उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। उसमें हुआ वो कोई कोर्ट में रिट करे या जैसे भी है, और इसमें क्यों ना हो, पहली बात यह है कि अब उनके पास कोई ओहदा नहीं है उस तरह का जैसे मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट और मिलिट्री जनरल जैसे कि वो पहले थे। तो अब तो वो सी पैक के चेयरमैन है, तो क्या सी पैक के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो पेश नहीं किया जा सकता कि इनके खिलाफ ये चार्जेस हैं, हो कम वो इस तरह का ओहदा जो है उसको जारी रखे हुए हैं। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तब गुंजाइश है ना जब कानून सबके लिए एक हो। बिल्कुल। और हमारे कुछ जजेस भी तो ऐसे हैं ना कि जिन्होंने ये चीजें जो हैं वो इनको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि सामने हो रहा होता है। नवाज शरीफ के साथ जो होता रहा या उसके रुफका के साथ, ये होने के काबिल कोई चीज नहीं थी किसी भी मुल्क में जिसमें रूल ऑफ लॉ पे बिलीव किया जा रहा हो। ये एक जंगल का कानून था और है। तो उसको, उसकी मौजूदगी में फिर हम इस तरह की तवक्को जो है वो कैसे रख सकते हैं कि कोई उनके खिलाफ अगर रिट लेके भी जाता है या कोर्ट में एप्लीकेशन देता है तो डिसमिस हो जाएगी किसी न किसी टेक्निकल ग्राउंड पे या किसी और चीज पे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, सो काइंड। शुक्रिया, थैंक